कवि धुमिल। मित्रों, आज हमें आधुनिक काल के दो कवियों पर प्रकाश डालना है। एक पहला कवि है धुमिल और दूसरा कवि है केदारनाथ सिंह। कवि धुमिल का असली नाम सुदामा प्रसाद पांडे। सुदामा प्रसाद पांडे कवि धुमिल का असली नाम था। कवि धुमिल का जन्म 1936 में हुआ। धुमिल की कविताएं जो है या कवि धुमिल की कविता की जो विशेषता है वह व्यवस्था और प्रजातंत्र दोनों पर एक साथ हमला करती है। कवि धुमिल की कविता की विशेषता कि कवि धुमिल की कविता हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो प्रजातंत्र है, उसी पर हमला करने वाली उनकी कविता है। कवि धुमिल ये नई कविता के कवि, कवि धुमिल का अपना स्वयं का एक अलग संसार था। संसार इस अर्थ में एक अलग विचार को लेकर चलने वाला आदमी। यानी कवि धुमिल उथली क्रांति अथवा कोरे नारों में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वे सामाजिक संदर्भों के कवि हैं। उनमें दिशाहीन आक्रोश नहीं है। यानी इस दिशा में उनका ठोस एवं रचनात्मक कदम है। यानी कविता के संबंध में धुमिल की दृष्टि बिल्कुल साफ सुथरी है। उनकी पूर्ण धारणा के अनुसार कविता की भाषा में आदमी होने की तमीज होती है। वैसे देखा जाए कि आजादी के 20 साल बाद हमारे राष्ट्र की जो व्यवस्था है, हमारा जो सामाजिक ढांचा है या राजनीतिक सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, यह भारत देश स्वतंत्र हुआ, हम आजाद हुए, हम स्वतंत्र हुए, ब्रिटिश यहां से चले गए। ब्रिटिश सरकार यहां से जाने के बाद हमारे भारत देश में जो व्यवस्था बनी थी, जिस राजनीति ने जन्म लिया था, लोकतंत्र ने जन्म लिया था, व्यवस्था आ गई थी, उस व्यवस्था के बारे में कवि धुमिल का मोह भंग हुआ है। यानी मोह भंग के बाद धुमिल परिवर्तन की आकांक्षा लेकर उपस्थित हुए कि आजादी के बाद हमारी जो व्यवस्था है, समाज की जो रचना है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। इसलिए कवि धुमिल दोस्त और दुश्मन दोनों उनके हमले से बच नहीं पाए। अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी उनका आत्मविश्वास टूटा नहीं कवि धुमिल का। यानी इस प्रकार विकृतियों पर टूटा हमला धुमिल की कविता का केंद्र बिंदु है।
उस समय तरुण कवि धूमिल का ग्रामीण संस्कार, ग्रामीण वातावरण, परिस्थितियों से सलाह मशवरा करता है। धूमिल ने शहरी और ग्रामीण दोनों संवेदनाएं रचनात्मक तनाव की स्थिति में रहकर भी उनकी कविताओं को व्यापक संदर्भ देती है। कवि धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, और तीसरा जो है हमारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई गई, संसद से सड़क तक। धूमिल की रचनाओं में अनुभूति और विचार दोनों भी है। यानी इस प्रकार धूमिल सन 1960 के बाद उभरी पीढ़ी के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। यानी उनकी कविताएं भारतीय जनतंत्र के या भारतीय जनतंत्र के मानव विरोधी हरकतों का सीधा साक्षात्कार कराती है। अपने एकमात्र काव्य संकलन संसद से सड़क तक के द्वारा वे समस्त हिंदी संसार में लोकप्रिय बन गए। आज भी उनकी कविताएं प्रासंगिक लगती है। संसद से सड़क तक यह कविता बहुत प्रसिद्ध हुई बच्चों। मित्रों, यानी धूमिल ने समकालीन कविता की नींव डाली। अपनी कविता में समकालीन हिंदुस्तान का असली चेहरा उन्होंने प्रस्तुत किया। पटकथा उनकी एक प्रसिद्ध लंबी कविता है। आजादी, जनतंत्र, संसद, समाजवाद आदि पर व्यंग करते धूमिल की कविता एक खास विशेषता है। पटकथा के अतिरिक्त धूमिल की अन्य कविताओं में भी समकालीन राजनीति के साक्षात्कार की कोशिश मिलती है। धूमिल उत्तर प्रदेश के जिन गांवों में रहने वाले हैं, वहां की जनता के जीवन को उन्होंने गहराई से देखा, पहचाना, अपनी आंखों से देखा। वह जनता अपनी जरूरतों के सामने असहाय है। धूमिल अपनी कविता में ठंडी निर्जीव जनता को संबोधित करते हैं। उनकी मोचीराम नाम की एक कविता, प्रौढ़ शिक्षा नाम की कविता इसके ज्वलंत उदाहरण है। यानी उन्होंने कविता में जनता की ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग किया और यही उनकी स्वाभाविक असली भाषा है। यानी वह एक जागरूक कवि का समकालीन जिंदगी पर दिया गया एक सार्थक वक्तव्य है। यानी संक्षेप में उनकी कविताएं मनुष्य केंद्रीय प्रश्नों से जुड़ी हुई कविताएं हैं। यह प्रगतिशील और संघर्षशील चेतना की कविता है और यही उनकी कविता की शक्ति है। आधुनिक काल के दूसरे कवि केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिले के चकिया नामक गांव में 19 नवंबर 1934 में हुआ था। केदारनाथ सिंह का परिवार एक छोटा साधारण किसान परिवार था, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छोटे से गांव चकिया में रहते थे। केदारनाथ सिंह अपनी माता पिता की अकेली संतान थी, इसलिए सभी को उनकी चिंता रहती थी और इसी कारणवश शायद उनकी शादी भी बाल्य अवस्था में हुई थी। जिस समय केदारनाथ सिंह की शादी हुई उस समय उनकी उम्र केवल 15 साल की थी। केदारनाथ सिंह बचपन के जीवन पर गांव के सामान्य रूप से प्रचलित खेल कूदों और विभिन्न ऋतुओं के परिवर्तित रूप का प्रभाव विशेष रूप में दिखाई देता है। केदारनाथ सिंह गांव में रहे, उनका बचपना गांव में बीता, उनका तारुण्य गांव में बीता। वहां की खेती, वहां की प्रकृति, वहां का सारा वातावरण उनकी कविताओं में वह सारा देखने को मिलता है।
वैसे देखा जाए तो केदारनाथ सिंह स्वभाव से अत्यंत गंभीर व्यक्तिमत्व, शांत सरल लगते थे, कम बोलते थे। उनके व्यक्तित्व की एक खास पहचान कम बोलना। कम बोलना वैसे तो विद्वान मनुष्य की पहचान होती है, ऐसा कहा जाता है। केदारनाथ सिंह ने कविता लिखना तो विद्यार्थी जीवन में ही आरंभ कर दिया था। केदारनाथ सिंह विशिष्ट विशिष्ट शब्दार्थों के कवि है। उन्होंने विविध सामाजिक जीवन की समग्रता को एक ओर मोड़ दिया। उन्होंने कविता को संवेदनात्मक बौद्धिकता से जोड़ा। इस संवेदना में विस्तार भी है और गहराई भी है। इसमें आग भी है और पानी के अर्थगर्भ संकेत भी है। मौत भी है और जिंदगी के उत्तर प्रत्युत्तर भी है। युगीन चेतनाएं भी है। रोटी, मां, अनजानी प्रतिध्वनियां और आहटे है। जीवन का पर्व है। उनकी कविता चुनौती है कि पहले मुझे कविता की तरफ बढ़ो। सन 1960 में प्रकाशित उनका पहला काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी। इस संग्रह के बाद उनका दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, जमीन पक रही है। केदारनाथ सिंह की प्रत्येक कविता में अलिखित कुछ अधिक है, अलिखित है। उसमें कवि अपनी रचना में बहुत कुछ छोड़ देता है, जिसे पाठक की रचना धर्मिता बढ़ती है। यहां से देखो, इस कविता को देखने का बिंदु या परिप्रेक्ष्य बदल देता है। बनारस नाम की कविता इस संग्रह का सर्वोत्तम कविता है। इस प्रकार कवि एक साथ कालबद्ध और काल मुक्त बनकर राजनीति, रचना प्रक्रिया और जीवन सत्य को संग संग उजागर करते हैं। अकाल में सारस की रचनाएं जीवन उत्साह की रचनाएं हैं। जीवन उत्साह रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श के संवेदना से अपना सौंदर्य शास्त्र गढ़ता है। इस तरह कवि केदारनाथ सिंह का आधुनिक हिंदी कविता के क्षेत्र में जो अमूल्य योगदान है, वह प्रशंसनीय ऐसा योगदान माना जा सकता है।